जय हिंद फ्रेंड। आज हम क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हम कहें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड वर्नर्स की थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में चर्चा वर्नर्स ने ही किया था और इन्होंने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दिया है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। नॉन आयोनाइजेबल होता है मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स में देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर सेंट्रल मेटल होता है जो कि सेंट्रल मेटल को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। ये सेंट्रल मेटल जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है, डी ब्लॉक का मेटल है, या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल होता है जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। इसके साथ में यहाँ पर कैपिटल एल मैंने रिप्रेजेंट किया। एल लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिगेंड ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई आयंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो है नॉन आयोनाइजेबल होता है, मतलब यहाँ पे लिगेंड और मेटल आयोनाइज नहीं होते हैं कोई सॉल्यूशन में। और इस कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को बैलेंस करने यहाँ पे एनायन और कैटायंस का यूज किया जाता है। राइट साइड में कैटायंस को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में एनायंस को। कैटायंस और एनायंस जो होते हैं काउंटर आयंस होते हैं और ये आयोनाइज हो जाते हैं इजीली। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लिखें तो CONH3 का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी काउंटर आयन इस पे 3+ चार्ज होता है और इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें 3 क्लोराइड आयन इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, चलिए वर्नर्स थ्योरी को देखते हैं। वर्नर्स थ्योरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In 1998, Warner's propounded his theory of coordination compound. 1998 में वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित अपनी थ्योरी दिया था। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल shows two types of valencies, that is primary valencies and secondary valencies। तो आइए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये सेंट्रल मेटल होता है जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्राइमरी वैलेंसी। यानी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है इस पर जो चार्जेस होते हैं वही सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी होती है। एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय एन आयन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एन आयंस सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इज आयोनाइजेबल होती है, ये आसानी से आयोनाइज हो जाती है बट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। अब इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे केंद्रीय परमाणु CO है, इसके साथ Cl3 है, इसको मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसीज का किसी भी डायरेक्शन से अटैच्ड हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसीज अगर हम देखें, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है सेकेंडरी वैलेंसी। और इट इज सेटिस्फाइड बाय द मॉलिक्यूलर आयंस व्हिच इज कोऑर्डिनेट टू द मेटल आयंस। जो कि मेटल आयन से कोऑर्डिनेट करते हैं उस मॉलिक्यूल्स या आयंस के द्वारा सेटिस्फाई होती है, दैट इज लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होती है। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अगर हम बर्नर्स थ्योरी के एविडेंसेस की बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हेक्सामाइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का, इसको मैं GnO3
के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये यहाँ पे AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देता है ना। यहाँ पे Cl3 आयनाइज हो जाता है और ये Cl के साथ Ag के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। इसका सेकेंड एविडेंस ये है कि क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को मेजरमेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से लिखते हैं और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि इस नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर TO जो लिखा है ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है और TS सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को ही डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल में निर्भर करती है। जैसे दो कॉम्प्लेक्स आपके सामने मैंने लिखा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आप देखें जब इसको आयोनाइज करेंगे कुछ सॉल्यूशन में तो 3Cl माइनस देगा और ये 2Cl माइनस देगा, यानी यहाँ पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है काउंटर आयंस के। तो 3 पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा डिप्रेशन शो करेगा इन कंपेरिजन टू दिस। ओके, तो इसका डेल्टा TF ज्यादा होगा इसकी तुलना में। ओके, अगर हम यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो आपको पता है कि मोलर कंडक्टेंस चार्ज पर निर्भर करता है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस पर निर्भर करता है। कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सॉल्यूशन बनाया है, एक C1H3 का होल 6 Cl3 कॉम्प्लेक्स का, दूसरा सॉल्यूशन है C1H3 का होल 5 Cl कॉम्प्लेक्स का, C1H3 का होल 4 Cl2 into Cl कॉम्प्लेक्स का। तीनों के सॉल्यूशन को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कंडक्टेंस सर्वाधिक इसी का होता है, एक्सामिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का ही, क्योंकि यहाँ पर 3 आयंस प्रेजेंट है क्लोराइड आयन। अगर इसको देखें तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन होगा, यहाँ पे देखें तो एक ही क्लोराइड आयन होगा। तो जितना ज्यादा क्लोराइड आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी, है ना। ये चीजें यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।